वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत। मैं शिव शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है उपभोक्ता का संतुलन या उपभोक्ता का साम्य। जहां तक उपभोक्ता के संतुलन या साम्य के संबंध में विचार की बात है, दो तरीके की धारणाएं या विचारधारा उपभोक्ता के साम्य या संतुलन के संबंध में। ये वही धारणा है जो उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में या उपयोगिता के विश्लेषण के संबंध में दी गई। पहली गणवाचक विचारधारा और दूसरी क्रमवाचक विचारधारा। गणवाचक विचारधारा जिसके पोषक प्रोफेसर मार्शल हैं, उन्होंने उपभोक्ता के संतुलन या साम्य को बतलाने के लिए गोसेन के द्वितीय नियम समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रयोग किया, जहां पर उपभोक्ता संतुलन या साम्य की स्थिति में वहां होता है जहां वो अपनी मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाले सीमांत उपयोगिताओं के स्तर को समान बना लेते हैं। आधुनिक रूप में जब इसकी व्याख्या की गई तो ये कहा गया कि वस्तुओं से प्राप्त होने वाले सीमांत उपयोगिताओं के स्तर का अनुपात और कीमतों का अनुपात यदि बराबर हो जाए या समान हो जाए तो उपभोक्ता साम्य या संतुलन की स्थिति में होता है। अब बात यह आती है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण के संबंध में जो प्रोफेसर हिक्स ने विश्लेषण दिया, क्रमवाचक विचारधारा जो उपयोगिता के मापन के संबंध में उन्होंने अभिव्यक्त किया, वहां पर उपभोक्ता के संतुलन या साम्य को जानने का क्या जरिया है। प्रोफेसर हिक्स किस तरह उपभोक्ता के संतुलन या साम्य को उदासीनता वक्रों के माध्यम से बतलाने का प्रयास करते हैं या समझाते हैं, इसके बारे में आज हम सामान्य चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो विषय है वो है उदासीनता वक्र विश्लेषण का उपभोक्ता का संतुलन पक्ष। देखिए साहब, एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना होता है। वो चाहता है कि उसकी जो संतुष्टि का स्तर है, जब वो वस्तुएं जो वो क्रय कर रहा है, जो खरीद रहा है, उनसे उसके संतुष्टि का जो स्तर है वो अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब वो वस्तुओं का भोग या प्रयोग करता है तो उसके सामने दो तरीके के बंधन सामने आते हैं। पहला बंधन उपभोक्ता की साधनों की सीमितता, या यूं कहें कि उपभोक्ता के पास में जो निश्चित या सीमित आय, और दूसरा जिन वस्तुओं का वो क्रय करने जा रहा है उन वस्तुओं की कीमत। किसी उपभोक्ता की संतुष्टि उस अवस्था में ही अधिकतम हो सकती है जबकि वह संतुलन में होता है, यानी वो दोनों वस्तुओं के ऐसे संयोगों का प्रयोग करता है या उनका उपभोग करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। अभी तक हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो बात हम कर रहे हैं, उसमें एक शब्द जो बार बार आ रहा है वो आ रहा है उपभोक्ता का संतुलन या संतुलन या साम्य क्या चीज। पहले इस चीज को जानना जरूरी है, तब जाके हम आगे की बात करेंगे कि ये जो संतुलन या साम्य है वो संतुलन या साम्य है क्या है। उपभोक्ता का साम्य संतुलन वह अवस्था है जब उपभोक्ता अपने क्रय संयोगों में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं करना चाहता, यानी क्रय संयोगों में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। अन्य शब्दों में, सामान्य शब्दों में मैं कहूं तो उपभोक्ता के संतुलन से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें उपभोक्ता अपनी निश्चित आय और निश्चित कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के ऐसे संयोग का क्रय करता है जिसमें उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, और वह इस क्रय संयोग में किसी तरीके के परिवर्तन का इच्छुक नहीं होता। यदि वो किसी तरीके के क्रय संयोग में परिवर्तन की इच्छा जाहिर करता है या किसी तरीके के क्रय संयोग में परिवर्तन का प्रयास करता है, इसका मतलब वो अभी तक पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, वो संतुलन या साम्य में नहीं है, क्योंकि वो कभी एक वस्तु की तरफ अपना रुझान प्रकट कर रहा है तो कभी दूसरी वस्तु की तरफ अपना रुझान प्रकट कर रहा है। अगर ये परिवर्तन जो है ये बरकरार रहता है तो हम ये कहते हैं कि उपभोक्ता भी संतुलन या साम्य में नहीं। एक सामान्य उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति है जिसके संबंध में हम ये कहते हैं कि यार ये मानसिक रूप से स्थिर अवस्था में नहीं है। जैसे आवेश में अगर कोई व्यक्ति है, रोष में अगर कोई व्यक्ति है, तो हम कहते हैं कि यार इसे सामान्य हो जाने दो, उसके बाद में इससे वार्ता। सामान्य हो जाने का मतलब है कि वो उस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं या परिवर्तन उसकी तरफ से जाहिर हो रहे हैं, जो प्रकट हो रहे हैं, उन का समाप्त हो जाना है। क्या वो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पे आप उस तरीके के परिवर्तन या अलग तरीके के जो भाव है वो भाव कहीं देखने को नहीं मिलते। ऐसा ही उपभोक्ता के संबंध में कि जो
दो वस्तुओं का क्रय कर रहा है, वस्तु के क्रय संयोगों में अगर वो किसी तरीके के बदलाव का अब इच्छुक नहीं, तो इसका मतलब है कि वो अपनी संतुष्टि के सर्वोच्च स्तर पर अपने आप को समझता है और अब उन संयोगों में या क्रय संयोगों में किसी भी तरीके के परिवर्तन की गुंजाइश या इच्छा अपने मन में नहीं रखता। जैसा प्रोफेसर कोत्सुयानी कहते हैं कि उपभोक्ता उस समय संतुलन या साम्य की स्थिति में होता है जब वह अपने निश्चित आय और बाजार कीमतों पर अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। यानी वो किसी भी मायने में ये नहीं चाहेगा, किसी भी रूप में ये नहीं चाहेगा कि अब उसके जो क्रय संयोग है उन क्रय संयोगों में किसी तरीके का बदलाव हो जाए। उपभोक्ता के संतुलन विश्लेषण के संबंध में जो उदासीनता वक्र की हम बात कर रहे हैं उसकी कुछ अपनी मान्यताएं। क्या मान्यताएं हैं साहब? पहली, उपभोक्ता का एक दिया हुआ अनधिमान मानचित्र होता है जो उसके दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के बीच अधिमान के क्रम को प्रदर्शित करता है। बहुत सारे संतुलनों साम्यों का इस प्रस्तुतिकरण होता है। उपभोक्ता के पास में वस्तुओं पर व्यय के लिए की जाने वाली जो आय है वो निश्चित होती है। वस्तुओं की कीमतें भी स्थिर हैं। उपभोक्ता विवेकशील, उसे बाजार के संबंध में, कीमतों के संबंध में, अपने आय के संबंध में, आचार व्यवहार के संबंध में, सभी बातों के संबंध में वो पूर्ण रूप से विज्ञ है, जानता है, भ्रमित नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक वस्तु की विभिन्न इकाइयां एक जैसी, जैसे वो एक्स वस्तु की इकाइयां प्रयोग कर रहा है तो सारी वस्तुएं एक्स की जो है, जो वो प्रयोग कर रहा है उसकी जो इकाइयां हैं वो लगभग एक जैसी ही है और प्रत्येक वस्तु पूर्णतः विभाजित है। उनमें आप टुकड़े कर सकते हैं, उनका विभाजन कर सकते हैं साहब, जैसा इसकी मान्यता है। अब आती है साम्य संतुलन की अनिवार्य शर्त। देखिए, इससे पहले मैं कुछ चीज आपको बता दूं कि प्रोफेसर हिक्स के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन या साम्य को बतलाने के लिए उदासीनता वक्रों और कीमत या बजट रेखा का सहायता ली। उदासीनता वक्र क्या होता है ये आप जानते हैं और बजट रेखा क्या होती है ये भी आप जानते हैं, क्योंकि हम इन पर विस्तृत चर्चा कर चुके। जैसे प्रोफेसर कोत्सुयानी कहते हैं कि हिक्स के विश्लेषण को देखने के बाद में यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता के संतुलन की दो तरीके की शर्तें हैं, प्रथम क्रम की शर्त और द्वितीय क्रम की शर्त या दूसरी शर्त जिसे वो अनिवार्य शर्त भी कहते हैं। प्रथम क्रम की शर्त, कीमत रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करनी चाहिए, यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर और कीमतों का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए, या यूं हम कहें कि उदासीनता वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल जो है वो दोनों बराबर होने चाहिए। ये उपभोक्ता के संतुलन या साम्य की प्रथम शर्त। और दूसरी है जिसे द्वितीय क्रम की शर्त या दूसरी शर्त या अनिवार्य शर्त, जहां कीमत रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है ना साहब, वहां पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। इस रेखा चित्र को देखिए सर, जहां पर बहुत सारे उदासीनता वक्र हैं, IC1, IC2, IC3, IC4, IC5। BL जो है वो उसके बजट रेखा जो विभिन्न उदासीनता वक्रों को छू रही, बिंदु R, बिंदु S, बिंदु Q, बिंदु T और बिंदु H, ऐसे विभिन्न बिंदुओं को वो भिन्न भिन्न उदासीनता वक्रों पर छू रही है उसकी बजट रेखा। यानी ये वो संयोग या स्थितियां हैं जिन्हें उपभोक्ता अपने तय और निश्चित जो बजट रेखा है या उसकी मौद्रिक जो सीमा है उसके तहत खरीद सकता है या क्रय कर सकता है। आइए इस रेखा चित्र का विश्लेषण करते हैं कि इस रेखा चित्र में क्या चीजें हमें दी गई हैं। एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और वस्तु की कीमतों के दिया होने पर वस्तुओं का कोई भी संयोग क्रय कर सकता है, जैसा मैंने अभी आपको, जो उसकी बजट रेखा पर स्थित है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, RSTQH ये जितने भी बिंदु हैं ये सारे उसके बजट रेखा पर और भिन्न भिन्न उदासीनता, ये वो चाहे तो किसी भी एक बिंदु का संयोग कर सकता है। जैसा रेखा चित्र से स्पष्ट है कि वह बिंदु
आर एस क्यू टी एच में से किसी भी एक संयोग का चयन कर सकता है। उपभोक्ता जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है वह उस उदासीनता वक्र का चयन करेगा जो उसके उच्चतम स्तर पर, कौन सी स्थिति का चयन करना चाहेगा? उस स्थिति का चयन करना चाहेगा जो उच्चतम उदासीनता वक्र पर स्थित है और उसकी बजट सीमा के तहत आ सकता है। अगर रेखा चित्र में मैं पुनः एक बार आपको रेखा चित्र की ओर ले जाऊं, जैसा आप और हम रेखा चित्र को देख पा रहे हैं, ये देखिए कि आर एस क्यू टी एच ये बहुत सारे बिंदु, इन सारे बिंदुओं में से आर बिंदु IC1 वक्र पर, IC2 पर एस बिंदु और IC31 पर क्यू बिंदु और टी बिंदु और एच बिंदु जो है वो क्रमशः IC2 और IC1 वक्र पर हैं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता जो है वो उच्च उदासीनता वक्र की स्थिति जो है वो क्यू बिंदु पर होता है और वो उस क्यू बिंदु का चयन करता है, क्योंकि यह बिंदु आर एस टी एच जैसे निचले उदासीनता वक्र पर जो कि IC1 और IC2 पर स्थित हैं, यद्यपि उसके पास में एक और चीज आप रेखा चित्र में देख रहे हैं कि IC1, IC4, IC5 और IC जो है वक्र वो IC3 और IC2 या IC1 की तुलना में या क्यू बिंदु की तुलना में उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। किंतु ये जो उदासीनता वक्र है, ये जो क्रय संयोग है, ये जो क्रय खरीद संयोग है, वो खरीद संयोग उसके सीमा से बाहर है, क्योंकि उसकी जो आय सीमा या मौद्रिक सीमा जो है या उसकी जो बजट रेखा जो है या बजट सीमा जो है ये उसकी खरीद से बाहर है। अतः उक्त स्थिति में उपभोक्ता के पास में चयन का जो सबसे बढ़िया जो माध्यम है वो है क्यू बिंदु। इस क्यू बिंदु की तरफ हम नजर गाड़ें तो हम देखते हैं कि एक क्यू बिंदु उपभोक्ता के साम्य संतुलन की दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। पहली शर्त जहां पर उदासीनता वक्र और बजट रेखा एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, ऐसा भी इसमें स्पष्ट है। और दूसरी बात, जहां पर उदासीनता वक्र को बजट रेखा स्पर्श कर रही है वहां पर उदासीनता वक्र जो है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए या मूल बिंदु की ओर उसका झुकाव होना चाहिए। दोनों चीजें इस रेखा चित्र में प्रकट है। एक बार पुनः मैं आपको उस रेखा चित्र की ओर ले चलता हूं। जैसा आप इस रेखा चित्र को देखिए कि ये जो क्यू बिंदु है जहां पर उदासीनता वक्र और बजट रेखा एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उच्चतम उदासीनता वक्र पर भी उपभोक्ता स्थित है और ऐसी स्थिति में उदासीनता वक्र जहां पर बजट रेखा उसको टच कर रही है, क्यू बिंदु जो है वो उसके मूल बिंदु यानी ओरिजिन की ओर जो है वो उन्नतोदर स्थिति में है, जैसा कि हम रेखा चित्र में देख पा रहे हैं। ये जो क्यों बिंदु संयोग है यही इस चीज को बतला रहा है कि उपभोक्ता क्यों उन क्रय की इच्छा करता है। उपभोक्ता के संतुलन की महत्वपूर्ण अनिवार्य शर्त यही है, जो दूसरी शर्त की बात हम कर रहे हैं, कि जहां उदासीनता वक्र को कीमत रेखा स्पर्श करती है वहां उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए, यानी सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वो ऋणात्मक होनी चाहिए। उदासीनता वक्र के मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होने का अर्थ यही है कि संतुलन के बिंदु पर प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो आवश्यक या अनिवार्य रूप से घट रही। यदि जहां कीमत रेखा और उदासीनता वक्र को स्पर्श कर रही है वहां उदासीनता वक्र उन्नतोदर के स्थान पर नतोदर है, तो इसका तात्पर्य यही है कि वहां स्थायी संतुलन या साम्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उपभोक्ता अपने क्रय संयोग में परिवर्तन कर ऊंचे उदासीनता वक्र पर जाने का प्रयास करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं भी आपको बता रहा हूं वो ये है कि नतोदर उदासीनता वक्र की स्थिति में उपभोक्ता एकोन्माद के जाल में फंस जाता है। एकोन्माद का मतलब है एक चीज के प्रति आकर्षण या उसके प्रति उन्माद हो जाना, यानी वह केवल एक ही वस्तु का उपभोग करने के लिए लालायित रहता है। जैसा आप नतोदर उदासीन, अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये द्वितीय क्रम की जो शर्त है जिसके बारे में बार बार बात की जाती है कि ये अनिवार्य शर्त है, अनिवार्य शर्त है, अनिवार्य शर्त है। अनिवार्य शर्त क्यों होती है? उदासीनता वक्र का उन्नतोदर होना क्यों आवश्यक है? साहब, नतोदर जब उदासीनता वक्र होता है तो उस स्थिति में प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो घटने के बजाय बढ़ती हुई होती है।
और प्रतिस्थापन की सीमांत दर का बढ़ने का तात्पर्य यही है कि उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु की इकाइयों का जो त्याग करता है वो बढ़ती हुई दर से करता है, और वो ऐसी स्थिति में परित्याग जो कर रहा है वो तभी कर सकता है जबकि उसके पास में परित्याग की जाने वाली वस्तु की जो स्टॉक मात्रा है वो काफी मात्रा में, और जब किसी भी उपभोक्ता के पास में किसी वस्तु का काफी विशाल मात्रा में स्टॉक होता है तो उसके प्रति उसकी इच्छा, उसका आकर्षण, उसका लगाव, उसकी तीव्रता जो है वो लगभग लगभग शून्य हो जाता है। और लगभग लगभग शून्य होने का मतलब यही है कि उपभोक्ता को उस वस्तु के क्रय या खरीद से किसी तरीके का कोई मतलब नहीं होता। यही कारण है कि उपभोक्ता एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग के लिए वाई वस्तु की इकाइयों का बढ़ते हुए रूप में त्याग करता है, और उसे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वाई वस्तु की ज्यादा इकाइयों का परित्याग कर रहा। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि अब उस वस्तु के प्रति उसका आकर्षण बिल्कुल शून्य हो गया है। शून्य इस रूप में हो गया है क्योंकि उसके पास में उसका बहुत बड़ा स्टॉक है। यानी कहने का मतलब नतोदर उदासीनता वक्र की स्थिति जो है वहां पर उपभोक्ता एकोन्माद की स्थिति में हो जाता है, यानी किसी एक वस्तु विशेष के संबंध में या पक्ष में ही अपना जो है कहें कि अपने इच्छा या अपनी तीव्रता या अपने आकर्षण को अभिव्यक्त करता है। यही कारण है जो द्वितीय क्रम की शर्त है, जो कहती है, जो बार बार कहती है कि ये अनिवार्य शर्त है कि जहां पर उदासीनता वक्र को बजट रेखा स्पर्श करे वहां उदासीनता वक्र जो है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। और उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर तभी होगा साहब जबकि वहां पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घट रही हो। यदि पुनः मैं बता दूं आपको, फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो बढ़ रही है, इसका मतलब है कि उदासीनता वक्र जो है वो उन्नतोदर के स्थान पर नतोदर है, और नतोदर उदासीनता वक्र की स्थिति में उपभोक्ता जो है वो किसी एक वस्तु के क्रय को प्राथमिकता दे रहा है, यानी एक ही वस्तु का क्रय बढ़ा रहा है, दूसरी वस्तु के क्रय से उसका कोई मतलब नहीं है। इस तरीके की जो स्थितियां हैं मत साम्य संतुलन जो है वो कोणीय समाधान के रूप में प्राप्त होता है, ना कि किसी मध्यम स्थिति में समाधान के रूप में, जैसा कि आप उन्नतोदर उदासीनता वक्र में देखते हैं। जैसा आपने रेखा चित्र में देखा कि केव बिंदु जहां पर बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श कर रही है वहां पर उदासीनता वक्र का ढाल और बजट रेखा का ढाल दोनों समान स्थिति में है, और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर उदासीनता वक्र जो है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है, या यूं कहें कि वहां पर प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो घट रही है, जो कि मुख्य रूप से उसकी अनिवार्य शर्त है। देखिए मैं आपको एक रेखा चित्र और दिखा रहा हूँ। ये रेखा चित्र देखिए, यहाँ का जो जे बिंदु, अब आप देखिए जे बिंदु, यू बिंदु, क्यू बिंदु और ये एक और बिंदु, ये जो बजट रेखा बीएल पर बने हुए और क्रमशः उदासीनता वक्र IC1, IC2, IC3 और IC4 बने हुए। आप देखिए आर जो बिंदु है वो उदासीनता वक्र IC1 जो पहला बिंदु है वो बिंदु उदासीनता वक्र IC1 के ऊपर स्थित है, और यू जो बिंदु है वो उदासीनता वक्र IC2 पर स्थित है। जे बिंदु जो है वो उदासीनता वक्र IC1 पर स्थित है। ऐसी स्थिति में वो अपनी बजट सीमा में किसी भी बिंदु को खरीद सकता है, क्रय कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। किंतु ये जो जे वक्र है, ये जे वक्र जो बिंदु है यहाँ पर उपभोक्ता नतोदर स्थिति में है, जहाँ पर साम्य संतुलन स्थायी रूप में नहीं है, ढुलमुल स्थिति में। उपभोक्ता यू बिंदु पर भी जा सकता है, उससे आगे वाले बिंदु पर भी जा सकता है, ये जे बिंदु से नीचे वाले बिंदु पर भी जा सकता है। ये स्थायी समाधान नहीं है। यू बिंदु का जो संतुलन है यहाँ पर दोनों ही शर्तें जो है उपभोक्ता के संतुलन ये साम्य की प्राप्त हो रही हैं, जहां पर उदासीनता वक्र बजट रेखा को भी स्पर्श कर रहा है और वो अपने मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर भी होता है। तो मैं पुनः आपको एक बार फिर से बता दूं कि उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के साम्य संतुलन की दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहली शर्त की उदासीनता वक्र और बजट रेखा का ढाल समान होना चाहिए, यानी बजट रेखा जो है वो उदासीनता वक्र को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। और दूसरे क्रम की जो शर्त है जिसको महत्वपूर्ण शर्त या अनिवार्य शर्त कहते हैं वो ये कहती है कि साहब जहां पर बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है वहां पर उदासीनता वक्र जो है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए, यानी वहां पर प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो घटती हुई होनी चाहिए। द्वितीय क्रम की शर्त जो है वो इसी बात की ओर इंगित करती है कि यदि
प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटने के बजाय बढ़ने वाली हो, यानी यूँ कहें कि उदासीनता वक्र उन्नतोदर के स्थान पर नतोदर है, तो इसका मतलब यही है कि उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई जिसे वो बढ़ाना चाहता है, उसके प्रति यदि दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग करता है, तो बढ़ती हुई मात्रा में करता है। कहने का मतलब है कि उस दूसरी वस्तु जिसका वो त्याग कर रहा है, उसके प्रति उसका आकर्षण, उसकी तीव्रता या लगाव बिल्कुल शून्य है। वो उस वस्तु को इतना प्राथमिकता देता ही नहीं है, शून्य प्राथमिकता देता है। उसके ज़हन में केवल एक ही वस्तु है जिसे वो बढ़ाना चाहता है, और उसको बढ़ाने के लिए वो उस दूसरी वस्तु के कितने भी इकाइयों का परित्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता एकोन्माद का शिकार है। एकोन्माद का शिकार होने का तात्पर्य ये कि उपभोक्ता केवल और केवल एक ही वस्तु के क्रय को प्राप्त करना चाहता है, उसे दूसरी वस्तु के त्याग या परित्याग से कोई मतलब नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो कि नतोदर उदासीनता वक्र है, या यूं कहें कि सीधी रेखा वाला उदासीनता वक्र है, या एल आकार का उदासीनता वक्र है, ये इस तरीके के जो उदासीनता वक्र है जिनमें प्रतिस्थापन की जो दर है वो घटने के स्थान पर स्थिर, शून्य या बढ़ती हुई होती है। ऐसी स्थिति में जो समाधान प्राप्त होता है वो कोणीय समाधान प्राप्त होता है, और वो एक तरीके का स्थायी समाधान नहीं होता है, या यूं कहें कि वो उच्चतम समाधान का स्तर नहीं होता है, क्योंकि वहां पर उपभोक्ता दोनों वस्तुओं के संयोगों का चयन नहीं करके केवल एक वस्तु के क्रय का चयन करता है और अपनी संतुष्टि को बनाए रखने का प्रयास करता है। वो उच्चतम संतुष्टि के स्तर पर नहीं जाता, और जब तक वह उच्चतम संतुष्टि के स्तर पर नहीं जाता, वो अपने क्रय संयोगों में, खरीद संयोगों में परिवर्तन या बदलाव को बरकरार रखता है। मुझे लगता है कि आज इस विषय पर ये जो सामान्य चर्चा हमने करी है, एक महत्वपूर्ण चीज द्वितीय क्रम की शर्त सामान्यतः जिसे हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि द्वितीय क्रम की शर्त ये कहती है कि प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर वो घटती हुई होनी चाहिए, या यूं कहें कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। लेकिन क्यों होना चाहिए इसका जिक्र हम नहीं करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते नहीं है। जानकारी जो है वो लगभग हमारी शून्य सी है। केवल हम इतना जानने का प्रयास करते हैं कि साहब वहां पर उदासीनता वक्र जो है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए, इसके बारे में आज हमने जिक्र किया। आज हमने जाना कि क्यों होना चाहिए। मैंने प्रयास किया आपको ये चीज बताने का कि जो मूल बात है, मूल जो डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट है या डेप्थ ऑफ नॉलेज जो है जिसकी बात करते हैं, विषय को पढ़ लेना कोई मायने नहीं रखता, उस विषय के संबंध में मूल रूप से क्या चीजें हैं वो जानना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आज के इस विषय के संबंध में जो हमने चर्चा की, निश्चित तौर पर ये चर्चा आपके लाभदायक होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत